फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। क्लास 10th की बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और इसमें हम लोग टॉपिक उठाएंगे सेल या फिर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दोस्तों, ये साइटोलॉजी जो है दो शब्द से बना है। साइटो मीन्स होता है सेल और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। मतलब सेल के बारे में अध्ययन। फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं सेल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दो सेल है, सेल बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। सभी सेल, जो जितने भी सेल होते हैं मेटाबॉलिकली और केमिकली, सब एक जैसे होते हैं। मेटाबॉलिकली एंड केमिकली एक जैसे होते हैं। तो बॉडी का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल होती है। और ये सारे सेल जो हैं मेटाबॉलिकली और केमिकली एक जैसे ही होते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म इसमें हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो किससे बने हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। सेल आया कहाँ से है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद कोशिका से सेल बना है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सेल कितनी टाइप्स की होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सेल दो टाइप की होती हैं। सेल दो टाइप की होती हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, सेकेंड होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन आते हैं? सिंगल सेल वाले, जो एक सिंगल सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल। और मल्टी सेलुलर मतलब कि मिलियन ऑफ सेल्स, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स, यानी कि सेल की संख्या ज़्यादा होती है इसमें, मेजॉरिटी ऑफ सेल। और सिंगल सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, इसका पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेलुलर कौन होते हैं? प्लांट्स हो गया, इसमें ईटीसी और भी हैं, प्लांट्स, एनिमल में फ्रेंड्स हम भी आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो फाइलम है कॉर्डेटा। तो और कुछ एल्गी भी हैं, एल्गी। तो इनमें ये मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर मेजॉरिटी ऑफ सेल। सिंगल सेल के एग्जांपल हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईटीसी। मेजॉरिटी ऑफ सेल के प्लांट्स है, एनिमल हैं और एल्गी हैं, और भी इसके एग्जांपल्स ईटीसी जैसे। तो फ्रेंड्स दोस्त, इसमें हम बता दें, अमीबा का कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। पैरामीशियम एक स्लीपर का जैसा सेल होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। ये स्लीपर आगे से ऐसा होता है, इस तरह से ऐसा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है। और अमीबा का स्ट्रक्चर जैसा भी आप बना दीजिए,
उसमें एक न्यूक्लियस बना दीजिए, ये अमीबा ही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेल के शेप के बेस पर। हम लोग जानते हैं कि सेल कितने टाइप की होती हैं, उनकी शेप के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम लोग। सेल के पहले साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल के साइज के अकॉर्डिंग सेल 3 टाइप्स की होती हैं, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती हैं? बैक्टीरिया होता है, एंड आरबीसी। देखते हो दोस्तों, हम लोग को ब्लड में भी कुछ होता है, फीवर होता है, तो हम लोग ब्लड को एग्जामिन कराते हैं, क्योंकि हमारी आरबीसी में ही हमारी आरबीसी का साइज बहुत छोटा होता है और बैक्टीरिया की साइज छोटी होती हैं, जो हमारे अपने इन आँखों से, न्यूड आई से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। और दूसरा आता है दोस्तों लॉन्गेस्ट शेप के साइज के अकॉर्डिंग। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल वो नर्व सेल होता है। नर्व सेल सबसे लंबी होती है। और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग ये सबसे बड़ी सेल होती है। ऑस्ट्रिच की एग सबसे छोटी सेल आरबीसी और बैक्टीरिया। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है, जो ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी में फैली होती है। और सबसे लंबी सेल थी और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच की एग से होती है। अब हम लोग बात करते हैं शेप के बारे में थोड़ा सा। सेल का जो शेप होता है, अलग अलग टाइप के शेप के सेल अलग अलग टाइप के फंक्शन करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आरबीसी, तो आरबीसी का अगर शेप पूछा जाता है कैसा होता है, तो उनका शेप होता है सर्कुलर और बाइकॉनकेव। दूसरा होता है वाइट डब्ल्यूबीसी की शेप कैसा होता है? तो डब्ल्यूबीसी का शेप होता है अमीबाइड शेप का होता है। जो अमीबा जैसा दिखता है। और आरबीसी का शेप होता है वो ऐसा होता है, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये किनारे लेंस के जैसा होता है, बीच से पतला किनारे से मोटा टाइप का होता है आरबीसी। इस तरह से होती है और ये अमीबाइड शेप का होता है। और तीसरी होती है सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। शेप के बदले देखा जाए तो लॉन्गेस्ट शेप कौन सी है? वो हमारी नर्व सेल होती है, जो इम्पल्स को प्रोवाइड कराती है, इम्पल्स को फ्लो करवाती है बॉडी के अंदर। और लॉन्गेस्ट शेप की सेल जो देखा जाए तो नर्व सेल होती है। और फिर होता है बीन शेप। तो बीन शेप कितने टाइप होते हैं दोस्तों? बीन शेप का क्या होता है? हमारा स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा। और ये दो टाइप की सेल, ये 2 टाइप्स की होती है स्टोमेटा होता है। एक बीन शेप का होता है और एक किडनी शेप का होता है। ये बीन शेप का होता है और एक किडनी शेप का। बीन शेप का दोस्तों कैसा होता है? ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ऐसे होते हैं। ये स्टोमेटा बीच वाला है। ये गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल। तो इस तरह की ये हमारा कुछ शेप के बारे में हमने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर, किसका स्ट्रक्चर क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसके सेल में क्या क्या होता है।
जिससे अगर हम लोग प्लांट सेल के पहले बनाते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में कुछ एडिशनल डायग्राम्स होते हैं। इसे ट्राई करते हैं इसको। ये बाहर से ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये है प्लांट सेल, और स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही बन नहीं पाया बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बोर्ड है, इसमें मार्कर से बनाने में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, हाथ जो हिल जा रहा है। तो हम लोग ये है सेल वॉल। सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल होती है। और ये बनी किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। और ये जो बीच वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये बीच वाली लाइन होती है मिडिल लैमेली, मिडिल लैमेली। ये बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। और ये सबसे इनर जो लाइनिंग होती है उससे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो अब इसमें स्ट्रक्चर है आगे, ये यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक वैक्यूल्स, इसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूल्स। वैक्यूल। जब हम लोग कोई चना भिगाते हैं या फिर कुछ भिगाते हैं पानी में, तो सुबह वो फूल कर बड़ा हो जाता है, तो वो इसी की वजह से होता है। ये वैक्यूल्स के अंदर सारे पानी भर जाते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। अब इसमें एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, छोटा सा ही होता है न्यूक्लियस। और इसके बाहर ये जो मेम्ब्रेन लगी होती है, इसमें पोर होते हैं छोटे छोटे। इसको हम लोग छोटा सा मिटा दें, तो ये पोर होते हैं इसमें छोटे छोटे। और इसमें एक ब्लैक बॉडी होती है छोटी सी, जिसको हम लोग न्यूक्लियोल्स बोलते हैं। और इसमें ये क्रोमोसोम इस तरह फैले होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो होता है क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम। और ये जो ब्लैक वाइट कलर के यहाँ पे दिख रहा है पोर्स, इसको हमने बताया, क्या बताया है? न्यूक्लियर पोर बताया है। और यहाँ पे एक इसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, छोटे छोटे। ये फिर इसमें गोल्जी बॉडी भी होता है। और इसके चारों तरफ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर पूरा सही बन नहीं पा रहा है। ER। और ये दो टाइप्स के होते हैं ER, एक SER होता है और दूसरा होता है RER। SER क्या होता है? अगर उसी पर RER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मतलब होता है, आगे हम लोग बताएंगे फिर से,
तो इसका होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब अगर इसी के ऊपर राइबोसोम लगा होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अगर उसके ऊपर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें छोटे छोटे ये लाइसोसोम होते हैं। सॉरी, ये लाइसोसोम प्लांट सेल में होता है, ह्यूमन सेल में होते हैं। और ये ऐसे ऐसे कर बड़े स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्योंकि प्लांट सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें ये है क्लोरोप्लास्ट। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इसमें पूरा स्ट्रक्चर और इसके अंदर एक छोटे छोटे ये जेली टाइप का स्ट्रक्चर भरा होता है लिक्विड, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड होता है इसका नाम है साइटोप्लाज्म। ये था प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें और भी स्ट्रक्चर रहते हैं जो इसमें इम्पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड पर बनाना इतना, क्योंकि बोर्ड का थोड़ा छोटा है, तो इसलिए हम लोग इसमें एक एक करके पढ़ते चलेंगे। अब पहला हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसी का और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों इसी के नाम है। तो जो मैंने एक अंदर सबसे इनर लाइनिंग बनाया था वही होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक लिविंग सेल स्ट्रक्चर होता है। और इनके अंदर फाइन पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और ये पोर्स क्या करते हैं, सेलेक्टिवली परमीबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमीबल का मतलब होता है कि ये सभी को नहीं अंदर आने देते। इनके अंदर चैनल गेट लगा होता है, प्रोटीन चैनल लगी होती है, वो लिपिड के बने होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, जिससे वो सभी को अंदर नहीं आने देते। वहाँ पे एक तरह से करते हैं बॉडीगार्ड का काम करते हैं। तो ये सेलेक्टिव, इसलिए इनको सेलेक्टिव परमीबल कहा जाता है। सेलेक्टिवली परमीबल होते हैं, इसीलिए जैसा कि मैंने बताया कि ये कुछ ही लोगों को आने देते हैं, जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को ये आने देते हैं। एक तरह से होता है ना चैनल गेट, छोटा सा दरवाज़ा खुला, उसमें बड़े लोग नहीं जा सकते। जैसे इसके अंदर लिपिड, इस सेल के अंदर जो पोर्स होते हैं, इस पोर्स से लिपिड अंदर नहीं जा सकता है, फैट अंदर नहीं जा सकते। इस जब न जाने की वजह से ये जो फैट होता है वो बाहर ही इकट्ठा जमा होता है और धीरे 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 ये पूरा जम जाता है एकदम। जैसे इसीलिए लोग जो सेल की बॉडी होती है वो फैटी होती चली जाती है धीरे धीरे। और एक बाहर से और हम लोग चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया इस सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन चैनल का। प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट
इसीलिए ये हर किसी को लिपिड मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देते हैं। इसका काफ़ी फिगर हम लोग जब इसलिए इसी प्रोटीन चैनल के होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट के होने की वजह से सभी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नहीं आते। ये इसीलिए ये सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होते हैं, सबको अंदर नहीं आने देते। अब हम लोग चलते हैं सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। जो मैंने बताया था सबसे आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है? ये सबसे प्लांट सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है। ये बनी किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। हर स्ट्रक्चर में अलग अलग होती है, किसी में सेलुलोज की, किसी में पेक्टिन की बनी होती है। जैसे फंगी में पेक्टिन की बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। और ये सेल वॉल करता क्या है? ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करा देता है, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। सेल क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी, ताकि सेल बाहर से हार्डनेस, बाहर से आउटर साइड से उसको हार्डनेस देता है, बाहरी आघात से उसको बचाता है, इंजरी होने से उसको सेल को बचाता है। और ये सेल वॉल जो होता है फ्रीली परमेबल होते हैं, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, आओ जाओ कोई रोक टोक नहीं, फ्रीली परमेबल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रीली परमेबल। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म पे। जो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था साइटोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियस होता है। फिर और भी जो स्ट्रक्चर बनाए थे, तो मैं केवल साइटोप्लाज्म का बना रहा हूँ। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक सेमी लिक्विड सॉलिड होता है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ये लिक्विड नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्डनेस होता है, जेली टाइप का होता है ये करता क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर, वो सब इसी के अंदर होते हैं। केमिकल रिएक्शन इसी के अंदर होता है। क्यों इसी के अंदर होता है? क्योंकि इस सेल के साइटोप्लाज्म में भी सारे एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि सारे जो एंजाइम्स जो कैटालाइज होते हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इसी एंजाइम के होने के सारे, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किसी न किसी उसमें कैटालाइज कौन करेगा? एंजाइम ही करते हैं, एंजाइम ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो इसीलिए सारा केमिकल रिएक्शन किस में होता है? इस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस। ये बात जरूर याद रखिएगा, न्यूक्लियस होता है डबल लेयर होता है फ्रेंड्स। न्यूक्लियर डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, तो ये न्यूक्लियस है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन फ्रेंड्स फैन चलने की वजह से मार्कर सूख रहा है, तो फैन थोड़ा आप। ये आउटर जो कवरिंग दिख रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और ये इनर कवरिंग है, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। और ये यहाँ पे कोई किसी एक जगह बॉडी होती है ब्लैक टाइप की, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस, और ये है न्यूक्लियर पोर जैसा मैंने बताया। और इसी के अंदर जिसको मैंने क्रोमोसोम कहा था, ऐसे से इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं।
ये हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर, कहीं कहीं क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर क्रोमैटिन थ्रेड्स लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और इसी के अंदर भी, इसके अंदर भी एक जेली टाइप का लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्रोमैटिन थ्रेड्स है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसके हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो फाइन पोर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर का होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन यही होती है, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर होता है, ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं। और इनका जनरली जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। शेप कैसा होता है इनका? स्फेरिकल शेप का, गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप के होते हैं ये। और मैंने बताया कि छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जो भी यहाँ पे गैप दिख रहा था, तो उनकी वही न्यूक्लियर जो पोर होते हैं, ये भी सेलेक्टिव परमेबल होते हैं। कुछ लोग को अंदर अलाउ करते हैं अंदर आने जाने के लिए, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करने के लिए या फिर आउट होने के लिए। और उसी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर एक जो क्रोमैटिन थ्रेड मैंने बताया था, धागा ये बनाया था इस तरह का ढेर सारे, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। कहा था मैंने, क्रोमैटिन फाइबर। यही वो क्रोमैटिन फाइबर है जो कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। और इसी क्रोमैटिन फाइबर के अंदर क्या होता है? डीएनए, बॉस मॉलिक्यूल, डीएनए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉस। तो यही जो साहब हैं, डीएनए साहब, इन्हीं के अकॉर्डिंग सारा काम चलता है। जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन बनना ना बनना, अगर किसी सेल में किसी कहीं जगह प्रोटीन कमी हो गई है तो ये आदेश करेंगे किसको? एमआरएनए को। तो एमआरएनए इनका नौकर टाइप का है, इनका सेवक है। वो जाता है आरएनए के पास, ये बोलता है कि जाओ प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन की कमी बॉडी के अंदर हो गई है। तो ये जाते हैं, एमआरएनए जाता है मैसेज लेकर, इसका पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए। तो ये जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास जाता है, उससे बोलता है कि राजा साहब कहते हैं, बॉस बोले हैं कि प्रोटीन बनवाओ। क्या बोले हैं? बॉस बोले हैं प्रोटीन बनाओ तुम। तो ये कहता है कि बॉस से जाके बोलो कि हमको प्रोटीन बनाने के लिए मटेरियल दे। जैसे हम लोग घर बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईटा, सरिये की ज़रूरत होती है, उसी तरह ये बोलता है कि जाओ साहब से बोलो कि हमको प्रोटीन बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो दीजिए। तो ये कहता है कि तुम फिर जाओ गोल्जी बॉडी को मैसेज दो। तो ये फिर जाता है गोल्जी बॉडी के पास मैसेज लेकर, गोल्जी बॉडी के पास जाता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका पूरा नाम, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकेट के फॉर्म में प्रोटीन का मटेरियल देता है, पैकेट के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में ये प्रोटीन मटेरियल देता है। तो ये उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम लेके इस प्रोटीन मटेरियल का यूज करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और इनका अब हम लोग पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा।
तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। इसका शेप जनरली स्फेरिकल होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस पोर होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर ही सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। ये भी कुछ लोग को ही अंदर आने देते हैं या फिर नहीं आने देते। और इसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन फाइबर होता है जो पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैले होते हैं। ये न्यूक्लियर फाइबर कंडेंस होकर बाद में जब सेल डिवीजन के समय ये क्रोमोसोम बनाता है और यही न्यूक्लियर फाइबर कंडेंस करके इसी के पास डीएनए होता है। ये मेन डीएनए ही बॉस मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं सब ये डीएनए यही कंट्रोल करता है। डीएनए इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या करता है? कंट्रोल या फिर रेगुलेट द सेल फंक्शन, रेगुलेट द सेल फंक्शन। हमारे जो डीएनए साहब का कह सकते हैं, डीएनए साहब का ये बंगला है। कौन? न्यूक्लियस। ये उनका बंगला है। अगर इस न्यूक्लियस को हम लोग हटा दें सेंटर, अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे बाय द वे, तो वो सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। डेड हो जाएगी सेल। कब? जब इस न्यूक्लियस को हम लोग रिमूव कर देंगे। रिमूव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब रिमूव कर दें तो सेल हमारी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। और ये क्या करता है? सेल के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये दूसरा ये करता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है जिसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। वो क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। और ये क्रोमोसोम होता क्या है? ये इसका काम क्या है? क्रोमोसोम दोस्तों ये वही चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है। ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग के अंदर आता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर हमारा बाल झड़ा है, डॉक्टर के पास हम लोग दवा लेने जाते हैं, तो डॉक्टर लास्ट में फाइनली जब हमें पता कहता है कि बाबा जी का, तुम्हारे दादाजी का बाल झड़ा है, हाँ झड़ा, पिताजी का, हाँ झड़ा, तो बेटा तुम्हारा भी झड़ेगा, ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं। तो ये वही है क्रोमोसोम जिसके पास सारी क्वालिटीज़ होती हैं। हम लोग बोलते भी हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो किसको पढ़ा है? नाना पापा को पढ़ा है कि अपने दादा को पढ़ा है? तो सारे जो क्वालिटीज़ होती हैं यही क्रोमोसोम एक पेरेंट से एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में लाता है। ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा हम लोग आगे जेनेटिक्स में बताएंगे इसके बारे डिटेल में। तो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा ब्लैक बॉडी बनाया था, इसके अंदर या साइड में कॉर्नर पर, तो वही ये है न्यूक्लियोलस। ये करता क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर जनरली सर्कल शेप का होता है या फिर स्फेरिकल राउंड शेप का ही होता है। ये राउंड शेप का होता है। इसका काम क्या है? फंक्शन। इसका मेन फंक्शन है राइबोसोम को प्रोड्यूस करना। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस राइबोसोम। प्रोड्यूस राइबोसोम। अब ये राइबोसोम करता क्या है? मैंने पहले ही बताया स्ट्रक्चर में कि ये राइबोसोम ही प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को ही बनाता है। तो राइबोसोम की नीड क्यों है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन ना बने तो दुनिया भर की हमको बीमारियां हो जाती हैं, हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से, चेहरे आँखें धंस जाती हैं, तो बहुत सारी डिजीज होने लगती है, हम लोग को वीकनेस फील होने लगता है इसी प्रोटीन की कमी होने से। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस के बारे में। अब हम लोग अगला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। इसको शार्ट में ER बोला जाता है। ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्मूथ ER, एक होता है रफ ER। स्मूथ ER का मतलब विदाउट राइबोसोम। विदाउट राइबोसोम, और इसके क्या होता है विद राइबोसोम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इनका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ऐसा, तो ये इसका स्ट्रक्चर था। उसमें हम लोग प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में नहीं बना पाए थे अच्छे से। इस तरह का इसका शेप होता है। ये इर्रेगुलर शेप का होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है। ये इर्रेगुलर शेप का होता है, और यहीं पे छोटे छोटे राइबोसोम अगर प्रेजेंट हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर साइड से, और इन साइड से, इन साइड से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा होता है। बाहर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये लगा होता है। और मैंने बताया अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर नहीं प्रेजेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ये इसका मेन काम क्या है, ये सेल को, इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। इसके इम्पॉर्टेंट दो फंक्शन हैं। पहला है, तो हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इसके फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। इसके दो ही फंक्शन है इम्पॉर्टेंट, सपोर्टिव फ्रेमवर्क। किसको, सेल को। सेल को सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फैट और प्रोटीन का, प्रोटीन और फैट का ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो मेनली इसका काम यही है। और इस थोड़ा बहुत ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, हेल्प इन, या फिर हेल्प के बजाय हम लिख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो मेनली इनका काम ट्रांसपोर्टेशन का है, और प्रोटीन की भी सिंथेसिस करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, प्रोटीन का, और फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। ये सेल को सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है सेल को, दूसरा इसका ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस का काम है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का करता है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन और फैट का करता है। अब हम लोग अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया। तो इस
इसके पहले शेप के बारे में आते, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है ये। और इसका शेप जो होता है सॉसेज शेप के होते हैं, सॉसेज जैसे ये दिखते हैं। और ये डबल लेयर जो होती है, जो इनकी जो इनर वॉल होती है वो थ्रेड जैसे फोल्डिंग होती है, जैसे ये देखिए ना फोल्डिंग है, तो इन्हीं को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। इस फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और इसी के अंदर, और दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर जिसका अपना खुद का डीएनए होता है। ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है और आरएनए होता है। इसीलिए इसको, क्योंकि ये अपना खुद का प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको पावर ऑफ हाउस सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर करता है और प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों सेल कहते हैं? क्योंकि ये रिलीज एनर्जी या फिर प्रोड्यूस एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? इन द प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। ये डबल लेयर स्ट्रक्चर की होती है। इसका शेप सॉसेज लाइक जैसा दिखता है। इनका खुद का अपना डीएनए और आरएनए होता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब इसका हम थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या करता है? इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया, ये रिलीज एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और ये एनर्जी कहाँ से रिलीज करता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसी एरोबिक रेस्पिरेशन से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड, और इसी पायरुविक एसिड से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। और ये एनर्जी को स्टोर भी करके रखता है। इसका काम क्या है? और स्टोर एनर्जी को स्टोर भी करता है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ये एंजाइम को, रेस्पिरेटरी एंजाइम को सिंथेसिस करके रखता है।
इसका दूसरा फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। सेकंड फंक्शन इसका क्या है? सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम, इसका दो फंक्शन है। ये पहला फंक्शन था रिलीज एनर्जी, किससे? पायरुविक एसिड से। वो पायरुविक एसिड कहाँ से बनता है? इनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वहीं से ही पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उस पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एटीपी रिलीज होती, एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। दूसरा क्या करता है? ये सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें जेनेटिक कवर करेंगे और सेल डिवीज़न बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इसको शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी वीडियो बनाने की अच्छे कंटेंट लाएं और हम और अच्छे से वीडियो बनाएं आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टेक केयर। मिलते हैं नए वीडियो में जेनेटिक्स और सेल डिवीज़न और कुछ इस टॉपिक से सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर है, कुछ टॉपिक उसमें छूट गए एक दो, तो उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। जय हिंद।